हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ख़ासकर जो CISSP कोर्स है उसके बारे में मैं एक ओवरव्यू बिल्कुल ही प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी उर्दू लैंग्वेज जो हम फॉलो करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इस लैंग्वेज में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सर्टिफिकेशन के बारे में, जो इसकी जो कोर स्पिरिट है, इस सर्टिफिकेशन की जो आत्मा है, उससे मैं आपको रूबरू करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक्चुअली वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। उन्होंने कमेंट किया कि अगर आप ये सीरीज़ हिंदी या उर्दू में बनाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंग्लिश में पहले से ही काफ़ी सारा मटेरियल मौजूद है और वो लोग जो कि हिंदी या उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन है या उनके सोचने की जो ट्रैजेक्टरी है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, उस ट्रैजेक्टरी में, उस फ्रीक्वेंसी में अगर बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसानी से समझ में आने लगें। तो खैर, मैं स्टार्ट करते हैं। CISSP एक बहुत ही रिप्यूटेड सर्टिफिकेशन है। अगर आप इस सर्टिफिकेशन को करने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसमें आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन भी आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता कर लेंगे और आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, जिससे कि आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या, और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। छोटे से बड़ी कंपनी के अंदर हम किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखें ताकि हम जो है ऑपरेशनली सिक्योर हों, लीगली सिक्योर हों और रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से भी सिक्योर हों। बहुत सारी चीज़ों का एहसास नहीं होता है हमें उस वक़्त तक, जब तक कि हमें ख़ास मुक़ाम तक नहीं पहुँच जाते। एक छोटी-सी मेरी दुकान है मान लीजिए, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है वो बहुत ही महदूद होगी। लेकिन अगर मैं कोई स्कूल चला रहा हूँ या मेरे पास कोई एक प्राइवेट क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। वहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं अपने स्कूल को या अपने क्लिनिक को या जो भी मेरा बिजनेस है उसको मैं एक्सटर्नल अटैक से सिक्योर करूँ। मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि चूँकि मैं एक ऐसी चीज़ चला रहा हूँ जिससे लोगों का वेलफेयर कनेक्टेड है, तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके तहत मुझे जो है उन कानून को फॉलो करना होगा और मेरे पास इनफ प्रूफ होना चाहिए ताकि मैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उसको मैं बता सकूँ कि हाँ, जिन इन्फॉर्मेशन को मैं स्टोर कर रहा हूँ और जो डेटा मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो लीगली कॉम्प्लायंट है या नहीं है ना। तो ये एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक वन टच सोल्यूशन है। इसीलिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो आपके बिजनेस को समझें और उसके हिसाब से आपको ये बता सकें कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। तो ये एक स्टेज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी डिसिप्लिन को जब हम स्टडी करते हैं, या स्टडी करने से पहले कुछ लोग होते हैं जो इस सब्जेक्ट को डेवलप करते हैं बेसिकली, ये ओवर द टाइम्स होता है, इसमें बहुत वक्त लगता है और जब ये चीज़ डेवलप होती है तो हम बहुत सारी कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उस सब्जेक्ट को स्टडी करने में जितने भी लोग हैं वो एक तरह की बातें करें। मतलब अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक बहुत अच्छा टर्म है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो मतलब है या जो इसकी डेफिनेशन है वो सब एक तरह से समझें। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, कोई एक ऐसी डिसिप्लिन बना रहे हैं जिसमें हर एक टर्म की समझ हर एक इंसान की अलग-अलग है, तो फिर वो सब्जेक्ट मैच्योर नहीं हो पाएगा। फिर वो सब्जेक्ट अपने ही वेट के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हम जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं
तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जिन्हें हमें समझना होता है। फिर उन टर्म्स की डेफिनीशन है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हमें समझनी होती है कि उस टर्म की जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेक्सचुअल डेफिनीशन में क्या है, और जब हम इस टर्म को किसी खास इन्वायरमेंट में समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या बन जाती है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस दिखते हैं, फिर आपको एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट बनता है जिसमें आप उन चीज़ों को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक CISSP का मामला है, इन सारी इंफॉर्मेशन, सारे डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को CISSP करिकुलम ने 8 डोमेन में स्ट्रक्चर किया है ना? वो 8 डोमेन क्या है वो आप IC स्क्वायर की वेबसाइट पे जाकर उसको देख सकते हैं, है ना? पहला डोमेन जैसे सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में है, फिर डेटा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, और फिर इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ऑपरेशनल सिक्योरिटी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें जानने की कोशिश करेंगे, है ना? तो वो 8 डोमेन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप IC स्क्वायर की वेबसाइट पे जाएँ और वो डोमेन्स को आप एक्सप्लोर करें और आपको पता चलेगा कि वो डोमेन्स क्या-क्या हैं। जो बुनियादी बात है इन सारे 8 डोमेन में, या वो जो आप ये कहें कि एक कॉमन थ्रेड है, कॉमन एक थीम जिसको भी आप कह सकते हैं, थीम कह सकते हैं, थ्रेड कह सकते हैं, या कॉमन स्पिरिट कह सकते हैं, जो कि इन सारे 8 डोमेन को कनेक्ट करती है। वो कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, या जिसको सिद्धांत कहते हैं हम हिंदी में, वो कॉमन है इन सारे 8 डोमेन में, है ना? उन प्रिंसिपल्स को अगर आप समझ लें, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है उन कॉमन प्रिंसिपल्स की, तो मुझे लगता है कि आप आधी जंग जीत जाएंगे। मतलब आप उन उसूलों को अगर आप समझ जाएं, जिन उसूलों की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डोमेन खड़ा है, या ये जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, उसकी बुनियाद जिन प्रिंसिपल्स पे है, अगर आप उनको समझ जाएं तो आप के लिए CISSP का स्टडी करना आसान भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, और फिर आप ये देखेंगे कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन सही और गलत का नहीं होता है, ये होता है कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में सबसे सही बात क्या है या सबसे गलत बात क्या है, उसको डिस्टिंक्ट करना, है ना? जिसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा एक्सपीरियंस से आते हैं, और अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है और अगर आपके पास उसूलों की समझ बहुत अच्छी है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स इन डेप्थ एंड डिटेल, देन यू कैन टेक अ साउंड डिसीजन। अदरवाइज अगर आप सिर्फ मतलब एक टेक्सचुअल स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना? तो वो असूल जो हैं, मतलब जिस पे मैं आना चाहता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो प्रिंसिपल जो हैं वो 6 प्रिंसिपल हैं, है ना? देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच दिस होल फाउंडेशन ऑफ CISSP इज बिल्ट एक्चुअली। तो ये प्रिंसिपल कई बार क्या होता है कि ये हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं। अगर आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करें अपनी सोशल लाइफ पे, तो जैसे सोशल सिक्योरिटी है ना? सोशल सिक्योरिटी है, उसको भी इंश्योर करने के लिए हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। जैसे कि उसमें एक प्रिंसिपल है कि ट्रूथफुलनेस, हमें हमेशा जो है सच बोलना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है कि ये कोई गलत प्रिंसिपल है। मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे आप सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ लव है कि जब आप किसी से बिना मतलब के कोई नफरत नहीं पालें, एक प्रिंसिपल ऑफ लव होना चाहिए। तो उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है कि जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसमें हम जस्टिस को अपहोल्ड करें, है ना? फिर जस्टिस कैसे आएगा? जस्टिस फेयरनेस के थ्रू आएगा।
तो ये सारे वर्ड्स हैं, फेयरनेस, जस्टिस, लव, सैक्रिफाइस, ट्रूथफुलनेस, ये सारे फाउंडिंग प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। अब वो सारी फोर्सेस जो कि इन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को नलीफाई करने की कोशिश करती है या इन प्रिंसिपल्स अम, को मतलब कमज़ोर करने की कोशिश करती है, तो वो हम उसको एक्सटर्नल थ्रेट कह सकते हैं। आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में आप किसी भी कंट्री को देख लें, तो आप ये पाएंगे कि जो ट्रूथफुलनेस है, जस्टिस है, फेयरनेस है, उसको हमेशा एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जाता है जिससे कुछ खास लोग पावर हासिल कर सकें और उससे एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। खैर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को स्टडी करना होता है और उन प्रिंसिपल्स में जो बुनियादी प्रिंसिपल हैं वो 6 हैं, है ना, जिसको हमें पता होना चाहिए। और यही 6 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि एक पिलर देते हैं पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, और यही 6 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि 8 डोमेन में आपको कॉमन दिखेंगे, है ना। तो इन 6 प्रिंसिपल्स का आपका पता होना जरूरी है कि उनका नाम क्या है, उनको हम डिफाइन कैसे करते हैं और उनका मतलब क्या है, मतलब उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ C फॉर कैट, तो C इज अ लेटर एंड कैट इज अ वर्ड। जब कैट बोलते हैं तो आपके दिमाग में बिल्ली की एक तस्वीर बनती है, दैट्स अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब तक आपने जिंदगी में कोई कैट को चलते फिरते नहीं देखा है तो वो तस्वीर नहीं बनेगी, या आपने सिर्फ देखा है और उसके बिहेवियर से आपको पता नहीं है तो आपको उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि कैट क्या कर सकती है, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है। उसी तरह इन 6 प्रिंसिपल्स को आपको इनका नाम पता होना चाहिए, उनका डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। वो 6 प्रिंसिपल क्या है आप सब जानते हैं, आई थिंक। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या आपने कभी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये टर्म्स आपको आपकी नज़र के सामने से हमेशा गुजरे होंगे कभी न कभी। उसमें से एक पहली चीज़ है उसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी, है ना। फिर दूसरी जो पहला प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिसिटी है। फिर दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। फिर तीसरा प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। फिर चौथा प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिप्यूटिएशन। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंड अवेलेबिलिटी। तो ये 6 असूल हैं, इन असूलों को समझना जरूरी है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रिप्यूडिएशन, एक्सेस कंट्रोल एंड अवेलेबिलिटी। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, चाहे वो आपका एक डिजिटल वॉच हो, ये जैसे मेरे पास तो कैसियो का वॉच है काफ़ी पुराना, लेकिन इनका पास एप्पल वॉच है, या आपका कंप्यूटर है, टीवी है, या इंटरनेट कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर है, कार है, तो इन सब के अंदर जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इन्हीं 6 असूलों के मद्देनज़र आप सिक्योरिटी को कंसीव करने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे, है ना। एक परफेक्ट सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि ये 6 के 6 असूल आपने अचीव कर लिए, मतलब आपने इन 6 असूलों को 100% ट्यून कर दिया, 100% आपने इन्फोर्स कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आपके पास परफेक्ट सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिवाइस और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन, इन 6 असूलों में से आप कैसे परफेक्टली इन असूलों को पिक एंड चूज करते हैं ताकि आप सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें, है ना। मतलब ये समझिए कि जैसे कि एक बिरयानी बनाने के ये 6 मसाले हैं, है ना। तो अगर आप हैदराबादी बिरयानी बनाना चाहते हैं या आपको दिल्ली की जो बिरयानी है वो बनाना चाहते हैं या लखनवी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आपको उन मसालों का कॉम्बिनेशन थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 6 के सारे 6 मसाले बिना किसी मेजरमेंट के आपने डाल दिए और अच्छी बिरयानी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। उसी तरह सिक्योरिटी भी है, तो इनमें आपको कई बार कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी सिचुएशन में। किसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपकी कोई पब्लिक वेबसाइट है, आप चाहते हैं सबको एक्सेस हो उसका, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वहाँ पे इंटीग्रिटी अच्छी हो, डेटा इंटीग्रिटी जो है स्ट्रांग हो,
कोई आपके इंफॉर्मेशन के साथ अननेसेसरी छेड़छाड़ न करे। जैसे आप कोई वेबसाइट पे सामान बेच रहे हैं, तो उसमें आपने प्राइस सबका लिखा हुआ है $12, $15, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि ये $12, $15 सबको दिखे, लेकिन आप इसकी वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 6 असूल ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे सिचुएशन में। अच्छा, ये तो हो गया असूलों की बात। इसके बाद क्या होता है, हम सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करते हैं, है ना? तो ये 6 के 6 असूल कभी ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, हम तो कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का असूल है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का असूल जैसे कि हम लोग कैसे समझते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के कुछ इंटेंडेड ऑडियंस है, तो वो इंफॉर्मेशन उन्हीं ऑडियंस को एक्सेसिबल होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। फिर ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन में ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये हमारा टारगेट है। हम किसी कॉन्फिडेंशियलिटी के एक लेवल को अचीव करना चाहते हैं, है ना? तो ये जो हमारे पास जो असूल हैं, वो हमारे टारगेट्स बन जाते हैं कई बार, है ना? और ये कभी-कभी कुछ टारगेट्स हैं, फिर हम देखते हैं कि इन टारगेट्स पे पहुंचने के लिए हम किन असूलों को यूज़ करें, है ना? तो जब हम टारगेट्स की बात करते हैं, तो जनरली लोग 3 ही टारगेट के बारे में फोकस करते हैं। वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, है ना? ये 3 ऐसे डोमेन्स हैं जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। और जो असूल हम यूज़ करते हैं, वो 6 हैं: ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेस कंट्रोल और नॉन रिपुटेशन। आई थिंक नॉन रिपुटेशन पहले आता है, एक्सेस कंट्रोल एंड अवेलेबिलिटी बाद में आता है। अच्छा, एक और ख़ास बात इसमें ये है कि ये जो 6 असूल है, इसमें से 4 असूल ऐसे हैं, 4 प्रिंसिपल ऐसे हैं, जिसका ताल्लुक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को रीड करना चाहता है या एक्सेस करना चाहता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। और जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, या जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है ना? तो जहाँ तक बात ऑथेंटिसिटी की है, कॉन्फिडेंशियलिटी की है, इंटीग्रिटी की है या नॉन रिपुटेशन की है, तो ये 4 असूल ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के नतीजे में आते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को वो एक्सेस करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो 4 प्रिंसिपल हैं, जिन प्रिंसिपल की बुनियाद पे हम सिक्योरिटी को डिफाइन करेंगे, वो 4 हो गए: ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, है ना? आप थोड़ा इस पे ध्यान से सोचें तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम इसको क्यों अलग 4 असूल को क्लासिफाई कर रहे हैं। बाकी के जो 2 असूल हैं, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे अप्लाई होते हैं, जिसको हम एक्सेस कंट्रोल और अवेलेबिलिटी कहते हैं। मतलब आप ऐसा समझें कि जब भी हम सिक्योरिटी की बात करें, तो किसी न किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। खैर, आप अगर CISSP का फुल फॉर्म भी देखें, तो उसमें है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, तो उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ भी हो सकता है। आपका कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपकी घड़ी भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डिजिटल वॉच, या कोई भी सिस्टम जो कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा फीड करते हैं और डेटा रीड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑन अ वेरी हाई लेवल। तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो दो ऐसे प्रिंसिपल है जो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे अप्लाई होते हैं, जिसको हम अवेलेबिलिटी और एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और जो बाकी 4 प्रिंसिपल है, वो प्रॉपर्टी है या तो सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की। जैसे हम ऑथेंटिसिटी की बात करें, ऑथेंटिसिटी में हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सब्जेक्ट आ रहा है वो कौन है ना? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट भी इसको कहते हैं कई बार। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, उसके अंदर हम जिस उसूल को यूज कर रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो ये किससे रिलेटेड है, आप गेस कर सकते हैं, ये रिलेटेड है सब्जेक्ट के साथ। उसी तरह जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो कॉन्फिडेंशियलिटी किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की तो बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है। हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे कि जो उसके इंटेंडेड यूजर हैं वही उसको एक्सेस कर सके, और जो नॉन इंटेंडेड है वो उसको एक्सेस ना कर पाए। यही कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी किससे रिलेटेड हो गया? ऑब्जेक्ट से। ऑथेंटिसिटी किससे रिलेटेड हो गया? सब्जेक्ट से।
उसी तरह जब इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो किसकी इंटीग्रिटी की बात करें? यहाँ पे मोरल और कैरेक्टर इंटीग्रिटी की तो बात नहीं हो रही है किसी इंसान की। यहाँ पे इंटीग्रिटी की बात हो रही है डेटा की, इंफॉर्मेशन की। वो कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के पास है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई डेटाबेस भी सब्जेक्ट बन सकता है, वो किसी दूसरे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मतलब जनरली अगर आप देखें वेरी ऑन वेरी हाई लेवल, तो हम किसी इंफॉर्मेशन या डेटा की इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो हमने 3 चीज़ों की बात कर ली, ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। फिर नॉन रिपुडिएशन। नॉन रिपुडिएशन में क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट ने कोई डेटा एक्सेस किया तो कल को मुकर ना जाए कि मैंने नहीं किया था। सॉरी, मतलब आपके पास कोई एक ऐसा टेक्निकल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप ये कह सकें कि अच्छा, ये जो इंसान ए है, जैसे मैं राशिद, तो राशिद ने ये डेटा एक्सेस किया था, तो कल को मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं मैंने एक्सेस नहीं किया था। तो कोई ना कोई ऐसा वहाँ पे टाइम स्टैम्प, इवेंट लॉग बनना चाहिए, और उसमें कोई ना कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि जो मैंने एक्सेस किया है, जो ट्रैफिक मेरे कंप्यूटर से गया है किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो मेरे ही कंप्यूटर से गया है। तो उसके लिए हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? नॉन रिपुडिएशन। नॉन रिपुडिएशन रिपुडिएशन का उल्टा है। रिपुडिएट मतलब कि आपने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि अरे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में पॉलिटिशियंस जो हैं उनके अंदर नॉन रिपुडिएशन की जो है स्पिरिट आए, ताकि वो मुकरे नहीं बात से। हालांकि लोग आपने देखा होगा बहुत कॉमन है, लोग रिपुडिएट कर जाते हैं। तो ये हो गए 4। फिर अगर आप देखें एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस कंट्रोल क्या करता है? एक्सेस कंट्रोल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो रिलेशनशिप है उसको कंट्रोल करता है किसी सिस्टम के ऊपर, कि कौन किस चीज को एक्सेस कर सकता है। तो अब देखें तो ये चीज जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर अप्लाई होती है, ना तो ये सब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही, ना ऑब्जेक्ट पे अप्लाई है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। और अवेलेबिलिटी क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम की अवेलेबिलिटी, ताकि वो अवेलेबल हो इंटेंडेड यूजर के लिए। तो ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये 6 उसूल जो है ये एड्रेस करते हैं इंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे डोमेन्स को। और जो आप 8 डोमेन स्टडी करेंगे CISSP में, उसमें आप देखेंगे कि ये सारे जो उसूल हैं, 6 के 6 उसूल कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप एंड फॉर्म में यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था CISSP का। और मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि CISSP को सर्टिफिकेशन को पास करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन सी टेक्स्ट बुक मैंने प्रीफर किया था, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करें तो आपको चीज़ जो है बहुत आसानी से समझ में आएगी, और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में इन चीज़ों को। तो खैर, इसको अगर मैं रिकैप करना चाहूँ तो रिकैप मैं ऐसे करूँगा कि 8 डोमेन हैं, और उन 8 डोमेन को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो कि 8 डोमेन में पाई जाती है। वो अंडरस्टैंडिंग जो है इन 6 असूलों में है जो मैंने आपके सामने रखा है, और इन असूलों को यूज़ करते हुए हम 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि CIA ट्रायड भी कहलाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो ये कहानी है CISSP की। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और CISSP की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो अपने एग्ज़ाम में। और वक्त जैसे मिलता है मैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है CISSP के अंदर जो कि बहुत ही पेचीदा है या बहुत ही ड्राई है या समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर आप अपना इंटरप्रिटेशन दें, तो वो मैं कोशिश करूँगा। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।